नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन कोई एक कवि का नाम एवं उनकी एक रचना लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो। रीतिकाल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकालीन कवि हैं केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका, बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, मतीराम सतसई। दूसरा प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। यहाँ पर 2 विशेषताएं दे रखी हैं। रीतिकालीन काव्य की लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के कवियों ने अपने कर्म के साथ लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया है। दूसरी दे रखी है श्रृंगार प्रियता। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। मतलब इस काल का प्रमुख रस श्रृंगार रस था रीतिकाल का। तीसरा प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां दे रखी है। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। प्रतीकों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो 2 विशेषताएं यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखी हैं। तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नवीन उपमानों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता दे रखी है प्रयोगवाद की, मुक्तक छंदों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो इसमें नई कविता की 2 विशेषताएं दे रखी हैं। नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्षणवाद का महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है। दूसरी विशेषता दे रखी है नई कविता की बिंब। इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। उसके बाद में अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है 2 नंबर वाला, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई का ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हो। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त या मन अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो यहाँ पर 2 तर्क दे रखे हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। धनुष अत्यंत पुराना था, अतः वह टूट गया। दूसरा तर्क दिया, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में अर्थात कमजोर था, अतः राम के छूते ही टूट गया। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं और लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखी। तो श्री राम और लक्ष्मण जी के स्वभाव की 2 विशेषताएं हम देखते हैं। राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं, राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनयी हैं। दूसरी विशेषता है राम के मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं दे रखी हैं। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र तथा क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरी विशेषता है लक्ष्मण तर्कशील और वाक्पटु हैं। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो यह प्रश्न मोस्ट है। कवि जयशंकर प्रसाद की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर नई पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर फैली हरियाली एवं फूल नई ऊर्जा का संचार करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद की जगह आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर देना यहाँ पर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है। यह ऋतुओं की राजा मानी जाती है। वसंत ऋतु
ऐसी होती है कि हर मन को संतुष्टि देकर पेड़ पौधों को भी नव श्रृंगार देती है। इतना सुहावना मनोहर वातावरण किसी अन्य ऋतु में नहीं रहता है, इसलिए यह अन्य ऋतुओं से भिन्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 12वां, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है? तो कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों को राही का पाते मानता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? प्रश्न क्रमांक 13। तो कवि चाहता है कि व्याकुल और अनमने लोगों के मन में एक क्रांति आए, वे उत्साहित हो जाएं, इसलिए कवि ने कविता का नाम उत्साह रखा है। वे अपनी कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान कर रहे हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है 14, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो कवि नागार्जुन के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का परिणाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम। ये 5 तत्व फसल के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उसके बाद में महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखी है। तो महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। पहली विशेषता, महाकाव्य का नायक उदात्त, ऊंचा चरित्र वाला होता है। जैसे रामचरितमानस यह महाकाव्य है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। 17वां प्रश्न है, खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखी है। तो खंड काव्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है और उदाहरण दे रखा है जैसे पंचवटी, यह खंड काव्य है और इसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। से हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दे रखा है करुण रस का, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसमें शोक उत्पन्न हो रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नेनन के जल सो पग धोए। यह भी करुण रस का उदाहरण है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण दे रखा है, बहुत ही सरल उदाहरण है। बुंदे लो हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। आप आसानी से याद कर सकते हैं इस उदाहरण को वीर रस का। उसके बाद में स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो स्थायी भाव और संचारी भाव में यहाँ पर 2 अंतर दे रखे हैं। स्थायी भाव से हृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव से हृदय के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं, उल्लुप्त होते हैं। दूसरा अंतर दे रखा है, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है जबकि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। उसके बाद में काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के भेद। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यहाँ पर काव्य की परिभाषा दे रखी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। उसके बाद में प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रबंध काव्य वह काव्य रचना है जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं, इसमें देख सकते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। तो महाकाव्य रामचरितमानस है, खंड काव्य पंचवटी है, आख्यानक गीतियाँ और इसका उदाहरण है झांसी की रानी। उसके बाद में छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। और छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। उसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण दे रखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून।
आप इनकी मात्राओं को भी गिन सकते हैं। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ आएंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ आएंगी। उसके बाद में चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। जो चौपाई छंद है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती है। सममात्रिक छंद होता है। उदाहरण दे रखा है बहुत सरल, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसके बाद में अगला प्रश्न है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है या उन्हें मानवीय व्यवहार करता दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण दे रखा है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के ना, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहाँ पर प्रकृति का मानव के रूप में चित्रित किया गया है प्रकृति को, इसलिए मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है अनुयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुयोक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दे रखा है माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बारी। उसके बाद में अगला प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दे रखा है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है चेतक घोड़े का, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और भी है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण आप देख सकते हो, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ सुबह सुबह एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम उसके रचनाकार के साथ लिखिए। तो इसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्षितिज भाग 2 निबंध रचना रचनाकार, तो संस्कृति इसके रचनाकार है बदंत आनंद कौशल्यायन। उसके बाद में गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना एवं एकांकी। तो गद्य की प्रमुख 6 विधाएं होती हैं। उसके बाद में गद्य की गौण विधाएं हैं रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी आदि। तो यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं दे रखी हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 33 है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। दूसरा दे रखा है अंतर, कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है, उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है ना। कहानी को एक बैठक में पढ़ सकते हैं, उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है। उसके बाद में आत्मकथा एवं जीवनी में दो अंतर लिखिए। तो आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। दूसरा अंतर दे रखा है आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है, जबकि जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं। तीसरा अंतर आप लिख सकते हो, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। उसके बाद में नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखने हैं। तो नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। दूसरा अंतर दे रखा है नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती हैं, एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। तो संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है और रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है और रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रहता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका उत्तर आप पढ़ सकते हो। सेनानी ना होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव
तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसमें अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। उसके बाद में 38वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत को अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं किस तरह व्यक्त की, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। उसके बाद में एक कहानी यहाँ भी पाठ में लेखक मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता तथा प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। और सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है कि इस वाद्य को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, इसे आप देख लें एक बार। सुशिर वाद्यों का अभिप्राय सुराग वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसीलिए उसे सुशिर वाद्यों का शाह कहा गया है। उसके बाद में 41वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। इसका उत्तर दे रखा है, अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी नए तथ्य के दर्शन करता है, नई खोज करता है, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति किसी न किसी उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता ही रहता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति आविष्कार करने वाला ही होता है। अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमराव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। इसलिए इन्हीं कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। उसके बाद संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है। संधि के 3 प्रकार होते हैं और समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। तो 3 अंतर आपको यहाँ पर दे रखे हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर। लोकोक्ति पूर्ण होती हैं और मुहावरा वाक्यांश होता है। जो लोकोक्ति होती हैं वो पूर्ण वाक्य होती हैं और मुहावरा वाक्यांश होता है। लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है, मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। लोकोक्ति अविकारी होती है जबकि मुहावरे विकारी होते हैं। तो यहाँ पर 3 अंतर दे रखे हैं। उसके बाद में अंतर वाले प्रश्न हमारे चैनल पर भी डले हुए हैं बहुत सारे। अगला प्रश्न है, वाच्य की परिभाषा लिखते हुए उसके भेद लिखिए। तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। अथवा वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। तो 2 परिभाषा दे रखी, दोनों में जो आपको अच्छी लगे उसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद में वाच्य के भेद दे रखे हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, वह धीरे धीरे चला। तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4 भेद यहाँ पर दे रखे हैं क्रिया विशेषण के। उसके बाद में क्रिया की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो क्रिया का अर्थ है काम करना या होना होता है, अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जागना, सोना, उठना, खेलना, उठना, दौड़ना, खाना पीना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद, तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, रचना जाति कर्म के आधार पर आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसके बाद में शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली या अर्थ को स्पष्ट कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, शब्द गुण किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक
51 दे रखा है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। उसके बाद में बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल खेलकर, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उनके पसंद के कार्य करके, उनके पसंद के उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं, जिन्हें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं होती हैं किसी कार्य के शुभारंभ पर फहराई जाती हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाले, बादशाहों का अर्थ है अपनी मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियाँ बहुत कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं हैं और ऐसी ही कठिन परिस्थितियों के बीच भी वे मस्त रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्रमांक 55, लेखक अज्ञे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। तो इसका उत्तर आपको दे रखा है। आप इसको आसानी से अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। इसका उत्तर, लेखक जब जापान के हिरोशिमा में रेडियम धर्मी से आहत लोगों को अस्पताल में वर्षों से कष्ट पाते देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अनुभव से अनुभूति, फिर संवेदना, फिर कल्पना के सहारे उसे आत्मसात करने से वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई और वे स्वयं उस घटना के भोक्ता बन गए। यह प्रश्न भी मोस्ट है। उसके बाद में सूरदास जी की काव्यगत विशेषताएं दे रखी यहाँ पर। रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष ना। परीक्षा में रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी साहित्य में स्थान भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे चैनल पर सूरदास जी का कवि परिचय भी डाला हुआ है। जीवन परिचय, रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। उसके बाद में उसमें से भी आप देख सकते हो। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दे रखा है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं नागार्जुन का दे रखा है। उसके बाद में नागार्जुन का दे रखा है रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष। उसके बाद में स्वयं प्रकाश जी की साहित्यिक विशेषताएं लिखी, रचनाएं, भाषा शैली। और इन्हें आप देखते जाएं और अच्छे से पढ़ लें और नोट कर लें अगर आपको याद नहीं है तो। उसके बाद में मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं लिखी है, तो रचनाएं और भाषा शैली यहाँ पर दे रखी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 61 प्रश्न दे रखे हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करें और अच्छे नंबर लाएं। अगर आपको ये प्रश्न याद हैं तो आप और अन्य प्रश्न भी अच्छे से याद करें। तो आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। धन्यवाद।